Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior and today our topic is biographical characteristics. बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक बेसिकली सरफेस लेवल ऑफ डाइवर्सिटी है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी होती है एम्प्लॉयज़ की, मुख्तलिफ तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं, डिफरेंट एज, जेंडर, पर्सनैलिटीज़ वगैरह होती हैं। तो हमने देखे थे दो लेवल ऑफ डाइवर्सिटी होती है, एक सरफेस और एक डीप। तो जो बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, बायोग्राफिकल खसूसियात जो हैं, ये बेसिकली सरफेस लेवल ऑफ डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। दिस करेक्टरिस्टिक्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सरफेस लेवल डाइवर्सिटी सच एज एज, जेंडर, रेस एंड टेन्योर एक्सेट्रा। बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, इस तरह का एम्प्लॉई का आपस में मुख्तलिफ होना जो कि हमें नज़र आ जाए, जैसे कि उनकी एज में फ़र्क होना, उनके जेंडर में, उनकी रेस नस्ल में, उनके टेन्योर दौर में। तो हम इन खसूसियात को देखेंगे और इनकी खसूसियत किस तरह से एम्प्लॉय के बिहेवियर पे या उनकी कारकर्दगी पे असरअंदाज होता है, हम उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो नंबर 1 हमारे पास सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे एज। First, it was believed that job performance declined with age, but now many organizations believe performance quality increase with age. पहले ये यकीन था कि जॉब की जो कारकर्दगी होती है एम्प्लॉय की विद एज वो डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है। बट नाउ लेकिन अब बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि जो परफॉर्मेंस है उसकी क्वालिटी, कारकर्दगी का जो मेयार है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बेहतर हो जाता है विद एज, जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी। तो एम्प्लॉय की एज बढ़ेगी, इससे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। लेकिन पहले ये मानना था कि विद एज जो परफॉर्मेंस की क्वालिटी है वो कम हो जाती है। देयर आर मिक्स्ड फीलिंग्स। वर्कर विद एज ब्रिंग एक्सपीरियंस, judgment and commitment, but they also lack flexibility and resist new technology. मिक्स एहसासात हैं लोगों के एज को लेके, कुछ का कहना है कि परफॉर्मेंस बेहतर होती है, कुछ का कहना है कि नहीं होती। अब वर्कर विद एज अपनी उम्र के साथ साथ जो भी वर्कर होते हैं या एम्प्लॉई होते हैं वो अपने साथ एक्सपीरियंस लेके, तजुर्बा लेके आते हैं। जजमेंट उनकी इंक्रीज़ हो जाती है एंड कमिटमेंट भी बढ़ जाती है, लॉयल्टी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंक्रीज़ होती है विद एज। बट दे आल्सो लैक फ्लेक्सिबिलिटी, बट उनमें फ्लेक्सिबिलिटी, लचक ख़त्म हो जाती है। एंड रेजिस्ट न्यू टेक्नोलॉजी, और नई टेक्नोलॉजी को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे होते। अगर उनको कह दिया जाए कि आप इस डिपार्टमेंट से शिफ्ट होकर दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाएं तो वो ज़रा भी फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेंगे। वो नए मेथड, नए प्रोसीजर, नई टेक्नोलॉजी, नए इक्विपमेंट का इस्तेमाल से भी गुरेज करेंगे। वो इन चीज़ों को रेजिस्ट करते हैं। तो बेनिफिट भी है और साथ में इशू भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं हमारे पास। Research says older employees have more absentees and skill like speed, strength and coordination decay over time. रिसर्च का कहना है कि जो ओल्डर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एब्सेंटीज़ यानी कि छुट्टियां बहुत ज़्यादा करते हैं, और जो उनकी स्किल्स हैं लाइक काबिलियत, जैसे कि स्पीड, जल्दी से काम करना, स्ट्रेंथ जिस काम में ताकत का इस्तेमाल हो, और कोऑर्डिनेशन आपस में तावन करना जो है ये वक्त के साथ साथ कम हो जाता है। तो ये इश्यूज़ भी एज के साथ हो जाते हैं। तो एज एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जो एम्प्लॉय की बिहेवियर और उसकी परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होता है, जिसके बारे में हमने देख लिया कि क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं एज के इंक्रीज़ होने के साथ साथ। नेक्स्ट हमारे पास है जेंडर। जेंडर करेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले डिफरेंस डेट हाउ मैन एंड वुमेन इफेक्ट जॉब परफॉर्मेंस। अब जेंडर, जिन्स का मुख्तलिफ होना, ये खसूसियत हमें ये बताएगा कि किस तरह मैन और वुमेन जो है अपनी जॉब की कारकर्दगी पे असरअंदाज हो सकते हैं। There are no consistent male-female differences in problem-solving ability, analytical skills, motivation, sociability and learning ability. कोई ख़ास फ़र्क नहीं है मेल और फीमेल के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के अंदर, के मसले को हल करने की काबिलियत के अंदर, एनालिटिकल स्किल, तज्जिया या जायज़ा करने के स्किल्स के अंदर, मोटिवेशन के अंदर, सोशबिलिटी आपस में एक दूसरे से मेल जोल करने में, और सीखने की एबिलिटी में कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं है। Psychological studies says women are more agreeable and willing to accept authority, whereas men are more aggressive in nature. स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड जो है, साइकोलॉजी की जो स्टडी है, उसका कहना है कि जो वुमेन होती हैं, औरतें होती हैं, वो मोर एग्रीएबल होती हैं और ज़्यादा ख्वाहिश रखती हैं कि उनको अथॉरिटी दी जाए, कि वो अथॉरिटी का काम खुद से करें। और जबकि मर्द जो हैं वो अपने काम के अंदर एग्रेसिव इन नेचर होते हैं, ठीक है, जज्बात से काम लेते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है उनको काम के अंदर। तो वुमेन की एक खसूसियात उन्होंने बताई है और मैन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताई है। इशू इन जेंडर इज ओनली डैट वर्किंग मदर प्रेफर पार्ट टाइम वर्क बिकॉज ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, i.e. इफ किड इज सिक मदर नीड्स टू स्टे एट होम। अब जेंडर के साथ इशू ये है कि जो मोस्टली जो वर्किंग मदर्स होती हैं, जो औरतें मदर का
यानी कि जो उनके एक ड्यूटी है मदर की वो भी निभा रही होती हैं, उनको वो प्रेफर करती हैं कि उनको पार्ट टाइम वर्क मिले बिकॉज ऑफ देयर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। ख़ानदान की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। जैसे कि अगर एक उनका किसी का बेबी जो है सिक है, बीमार है, तो माँ को घर रहना होगा, जो कि ये काम अपने बच्चे की तरबियत का काम माँ बेहतर कर सकती है एज़ कम्पेयर टू फादर के। तो वो मोस्टली प्रेफर करती है पार्ट टाइम जॉब, जिसकी वजह से फिर मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मेल को रखना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी रेस एंड एथनिसिटी। पहले हम दोनों की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। रेस, group of people have difference and similarities in biological traits such as difference and similarity in eye and skin color। रेस कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को जिनमें डिफरेंसेस भी हो सकते हैं और सिमिलैरिटी यकसानियत भी हो सकती है बायोलॉजिकल ट्रेट में। ठीक है, उनकी जिस्मानी खसूसियात के अंदर जैसे कि डिफरेंस और सिमिलैरिटी हो सकती है आई कलर में, स्किन कलर में, जैसे कि ब्लैक होते हैं, वाइट होते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ जो मैच कर जाते हैं वो एक रेस में आ जाते हैं, जो डिफरेंट होते हैं वो दूसरी रेस में चले जाते हैं। इसी तरह एथनिसिटी, बिलोंग टू सम सोशल ग्रुप हु शेयर कल्चर प्रैक्टिसेस। ये एक ऐसा समाजी ग्रुप होता है जो जिनका सकाफत की जो प्रैक्टिसेस हैं वो एक जैसी होती हैं। तो ये एक एथनिसिटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि एक किस्म का कल्चर शेयर करते होते हैं। मोस्टली रिसर्च इज concentrated on the difference in outcome and attitude between white and African American। अब जो रेस और एथनिसिटी पे जो स्टडी की गई है मोस्टली इसका फोकस यही रह गया है अमेरिका के अंदर कि वाइट और जो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन हैं, यानी कि ब्लैक अमेरिकन जो हैं, ये इनका एटीट्यूड क्या होता है और ये किस तरह के आउटकम रिजल्ट हमें देते हैं जॉब के अंदर। इंडिविजुअल टेंड टू फेवर कोलीग्स ऑफ देयर ओन रेस। अब मोस्टली जो बॉसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एम्प्लॉय जो होते हैं उनका यही फेवर करते हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि वही कोलीग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए जो कि उनकी रेस, उनके नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन पर, उनकी प्रमोशन और पे रेजिस, उनकी सैलरी का बनना भी मोस्टली इसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि नेपोटिज्म का भी इस्तेमाल होता है कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फेवर करेगी जो उनकी रेस और एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखते होंगे, बाकियों को वो फेवर उतनी नहीं करती। तो इस तरह से एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो ऑर्गेनाइजेशन पर असरअंदाज होता है बहुत ज़्यादा। जब वो देखता है कि मुझसे फ़र्क रखा जा रहा है, मैं भी उतनी मेहनत कर रहा हूँ और दूसरे एम्प्लॉय को ज़्यादा पे दी जा रही है, प्रमोशन दी जा रही है, जबकि वो भी मेरे जैसा सेम काम ही करता है, तो तब उसके बिहेवियर पर असरअंदाज होता है और फिर वो कोशिश करता है कि एब्सेंटीज़ करे, एरर करे अपने काम के अंदर। तो इस तरह से ये खसूसियात भी असरअंदाज होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है डिसेबिलिटी, माजूरी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इन 1990 अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट ADA रिपीटेडली इंक्रीज द वर्कफोर्स ऑफ डिसेबिलिटीज 1। 1990 के अंदर एक एक्ट आया, ठीक है, अमेरिका में डिसेबिलिटी, जिसने बहुत इंक्रीज़ कर दी वर्कफोर्स के अंदर डिसेबिलिटी वंस को, यानी कि ऐसे लोग जो माजूर थे उनको भी नौकरी दी जाए। एक ऐसा एक्ट पास किया गया जिसकी वजह से वर्कफोर्स में इनकी तादाद भी काफ़ी बढ़ गई। जिस तरह पाकिस्तान में कोटा सिस्टम होता है, माजूर लोगों की स्टडी एजुकेशन कोटा होता है, जॉब में कोटा होता है, तो इनको भी जॉब लाजमी देनी चाहिए, तो इस चीज़ पर फोर्स किया जाता है। जनरली डिसेबल्ड पर्सन आर लेस लाइकली टू बी हायर्ड बिकॉज ऑफ लोअर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। This negative effect is much stronger for the individual with mental disability। अमूमी तौर पे डिसेबल पर्सन जो माजूर लोग होते हैं कोशिश की जाती है कि इनको हायर ना किया जाए बिकॉज इनकी जो कारकर्दगी होगी वो लोअर होगी, लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और ये बात बहुत नेगेटिव चली जाती है ख़ासतौर पे उन इंडिविजुअल के लिए जो मेंटल डिसेबल होते हैं, यानी कि दिमागी तौर पे माजूर होते हैं, इनको तो बिल्कुल भी जॉब नहीं दी जाती है अमूमी तौर पे। बट मोस्टली इन एशिया डिसेबल पीपल हैव कोटा फॉर देयर जॉब एंड हैव बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब। लेकिन एशिया जैसी कंट्री के अंदर इनके लिए डिसेबल पर्सन के लिए कोटा सिस्टम होता है और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इनको आराम से मिल जाती हैं जॉब्स की। ठीक है, तो इतना इशू नहीं बनता इनको, लेकिन मेंटल डिसेबिलिटी वाकई एक इशू होता है। लेकिन अगर कोई लेग में इशू है, चलने फिरने का या हैंड का इशू है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है और उनकी जॉब की अपॉर्चुनिटी उनको फराहम की जाती है। ठीक है, ये डिसेबिलिटी भी एक करैक्टरिस्टिक्स है जो कि डिवर्स करता है एम्प्लॉय को एक दूसरे से, और इसका भी हम देख सकते हैं किस तरह से असरअंदाज होता है जॉब के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है टेन्योर। ठीक है, टेन्योर हमारे पास है, रिलीजन हमारे पास है, तो टेन्योर को पहले देख लेते हैं। रिसेंट एविडेंस डिमॉन्स्ट्रेट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सीनियोरिटी एंड जॉब प्रोडक्टिविटी। वर्क एक्सपीरियंस अपेयर टू बी अ गुड, यहाँ पे गूफ लिखा हुआ है, गुड फॉर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। टेन्योर कहते हैं दौरानिया।
ठीक है, कि आपने कितना अर्सा काम किया है। तो रीसेंट एविडेंस जो है, सबूत जो है वो हमें ये बताते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है सीनियरिटी के बीच में, जॉब प्रोडक्टिविटी के बीच में, कि जितना ज़्यादा अर्सा आप काम करेंगे, जितने सीनियर आप हो जाएंगे, आपकी काम की प्रोडक्टिविटी, पैदावार जो है वो उतनी बेहतर होगी। वर्क एक्सपीरियंस अपेयर टू बी गुड फॉर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आपका काम उतना बेहतर होगा। ये रीसेंट एविडेंस का कहना है। लेकिन हत्ता कि मेरा ये सोचना है कि जितना ज़्यादा पुराना एक ओल्ड एम्प्लॉय हो जाते हैं, उतने ही आप लेज़ी भी हो जाते हैं, आप अपना काम दूसरों पे डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब रीसेंट एविडेंस है, रिसर्च की होगी, ठीक है, तो सही बात है। सीनियरिटी इज मोस्टली रिलेटेड विद एब्सेंटीज एट वर्क, जो मैंने बात की वो यहाँ पे आ गई। लार्ज द पर्सन इज इन जॉब लेस लाइकली ही और शी टू क्विट। अब लेकिन सीनियरिटी जो है वो यही बात हो रही है कि वो एब्सेंटीज की तरफ भी लेके जाते हैं कि आप काम में छुट्टियां करना पसंद कर देते हैं। लार्ज द पर्सन इज इन द जॉब, जितना ज़्यादा शख्स एक जॉब में काम करेगा उसकी कोशिश उतनी होगी कि वो ये जॉब कभी भी छोड़ के ना जाए, क्योंकि उसके लिए आसानी हो जाती है, लोगों को जानता है, वो तरीके निकाल लेता है काम को अवॉइड करने के, तो उसकी कोशिश होती है वो काम छोड़ के कभी भी ना जाए। एविडेंस सेज टेन्योर एंड जॉब सेटिस्फैक्शन आर पॉजिटिवली रिलेटेड, जितना ज़्यादा आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन वहाँ पे काम करने से मिलती है। यही वजह है कि विद पैसेज ऑफ टाइम, जब हम एज की बात कर रहे थे, तो लोग फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करते, उनमें लचक नहीं होती, और बस वहीं रहना पसंद करते हैं, वहीं पे सेटिस्फाई रहते हैं। तो ये एविडेंस रिसर्च कहती है कि जो जितना ज़्यादा टेन्योर होगा उतनी ज़्यादा ही सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ होगी जॉब के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है रिलीजन, मज़हब का क्या असर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। रिलीजियस and non-religious people question about each other faith and they often conflict. जो मजहबी लोग होते हैं और गैर मजहबी लोग होते हैं वो अक्सर एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं अपने फेथ के बारे में, अकीदे के बारे में, और अक्सर ये जो क्वेश्चंस हैं ये कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े की तरफ चले जाते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी इन अमेरिका इज़ नॉट ट्रीटेड इक्वली एज अमेरिकन, जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है अमेरिका के अंदर वो उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता जैसे कि दूसरे अमेरिकन होते हैं। सिमिलर मे बी वो किसी इंडियंस के साथ भी, बंगालियों के साथ भी उस तरह से ट्रीट ना करते हो जैसे कि वो अपने ही टाइप के लोगों के साथ ट्रीट करते हैं। खासतौर पे जब 9/11 का वाक़या हुआ था तब तो बहुत ही इशू थे, ठीक है। फेथ कैन बी एम्प्लॉयमेंट इशू व्हेन रिलीजियस बिलीफ प्रोहिबिटेड और इनकरेज सर्टेन बिहेवियर, i.e. क्रिश्चियन डू नॉट बिलीव दैट दे शुड वर्क ऑन संडे। अब फेथ जो है, अकीदा जो है, ये एम्प्लॉयमेंट इशू भी बन जाता है, रोज़गार का इशू भी बन जाता है जब व्हेन रिलीजियस बिलीव प्रोहिबिटेड और इनकरेज सर्टेन बिहेवियर, के कुछ रिलीजियस बिलीव होते हैं जो कुछ बिहेवियर पे जोर देते हैं, कुछ बिहेवियर पे जोर नहीं देते। जैसे कि क्रिश्चियन का मोस्टली मानना है कि संडे के दिन वो काम करना पसंद नहीं करते, वो छुट्टी करते हैं, ठीक है, चर्च पे जाते हैं, ठीक है, अपना हॉलीडे मनाते हैं। जबकि मुस्लिम जो होते हैं मोस्टली प्रेफर करते हैं फ्राइडे को ऑफ हो ताकि वो जुम्मे की नमाज कायम कर सकें, ठीक है, जो गुस्ल वगैरह है वो कर सकें। इस तरह से हर कम्युनिटी के अपने कुछ अकीदे होते हैं, अपने कुछ दिन होते हैं जिनको वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन मुख्तलिफ रिलीजन उनको सेलिब्रेट करने की इजाज़त जो है वो नहीं देते। तो रिलीजन जो है काफ़ी इशू बन जाता है एम्प्लॉयमेंट का काफ़ी जगहों के अंदर। तो रिलीजन भी एक करेक्टरिस्टिक है जो असरअंदाज होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यहीं तक हमारा आज का लेक्चर जो था वो एंड होता है। हमने बायोग्राफी के करेक्टरिस्टिक्स देखे कि कौन कौन सी खसूसियात हैं जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होते हैं, और उनकी डिटेल हमने स्टडी भी की। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।